मोदी जी बोलते थे 2019 में कि देश खतरे में है, अब कहते हैं कि आपकी भैंस खतरे में है, भैंस खोल ले जाएंगे। अब ये बताइए प्रधानमंत्री के लिए अब भैंस कोई खोल ले जाएगा, ये मुद्दा देश के प्रधानमंत्री का है। ये तो निरहुआ बोलता तो थोड़ा लगता कि ये वाक्य जो प्रधानमंत्री ने बोला कि अगर कांग्रेस और सपा वाले आ गए तो राम मंदिर पर बुलडोजर चल जाएगा, ताला बंद हो जाएगा, रामलला फिर टेंट में चले जाएंगे। इस संविधान बदलने की बात की किसने? इनके अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह, इनके राजस्थान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के प्रत्याशी ज्योति मिर्धा बीजेपी, अनंत हेगड़े बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इनका इकोनॉमिक एडवाइज़र आर्थिक सलाहकार प्राइम मिनिस्टर। देश में चुनावी माहौल है, 5वीं चरण तक चुनाव हो गया है, 6वें चरण का चुनाव 25 मई को होने वाला है। कहते हैं कि अगर देश का सत्ता पाना है तो रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, और उसी यूपी के पूर्वांचल सीट में शुमार सबसे हॉट सीट आजमगढ़, इसको लेकर चर्चाएं बनी हुई है। और इस बार आजमगढ़ में अभी तो सांसद बीजेपी का है, लेकिन कहा जाता है आजमगढ़, जिसके नाम में ही गढ़ है, और ये गढ़ है समाजवादी पार्टी का। और इस बार देखते हैं कि क्या 1.5 साल में जो निरहुआ अपने आजमगढ़ के जनता में दिल में जगह बना पाए हैं, या ये तो देखने वाली बात होगी 4 जून को। लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी के जो यहाँ की जनता है, क्या वो फिर से समाजवादी पार्टी को अपना गढ़ बचा पाएगी? क्योंकि इस बार भी धर्मेंद्र यादव को समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के रूप में उतारे। इन्हीं सब मुद्दे को लेकर बात करने के लिए हम आजमगढ़ पहुँच चुके हैं, और हमारे साथ इस बार मौजूद हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, जो कि तमाम जब से चुनाव शुरू हुआ है वो पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि इस बार का माहौल क्या है। बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मण जी आपका। जी बहुत शुक्रिया आपका। तो क्या कहना चाहेंगे? आप तो पूरा भ्रमण कर रहे हैं, बात डिबेट भी करते हैं, क्या माहौल है इस बार लोकसभा चुनाव की? किन मुद्दे पे समाजवादी पार्टी या यूँ कहें इंडिया गठबंधन इस बार चुनाव की बात कर रही है? बहुत शुक्रिया आपका और आपके दर्शकों का कि चुनाव में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि रोटी पलटी ना जाए तो जल जाती है। मुझे लग रहा है इस बार के चुनाव में यही एक माहौल दिख रहा है। दावा इस बात का नहीं किया जाएगा कि कौन कितनी सीटें जीत रहा है, लेकिन 2-3 महीने पहले तक चुनाव लगता था कि कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब से इंडिया गठबंधन और ख़ासकर समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने जनता के मुद्दों को, जनता की चीज़ों को अपने मैनिफेस्टो में, चाहे वो समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो जिसका नाम ही उन्होंने दिया था जनता का मांग पत्र, हमारा अधिकार, कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो का नाम दिया था न्याय पत्र। तो इस तरह से उन्होंने जनता के मुद्दों को, जनता के नाराज़गी को उठाने की कोशिश की और उसको चैनलाइज करने की कोशिश की। तो असल में मेरा 5वें चरण में, मैं पहले चरण से घूम रहा हूँ, और मतलब पश्चिम से लेकर के अब मैं 5वें चरण में, 6ठे में हम लोग पूर्वांचल में हैं। 2-3 चीज़ें हैं। पहली, ये चुनाव जनता लड़ रही है। कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि कई बार क्या होता है ना, रेस में जनता आगे निकल जा रही है, पीछे से नेता आ रहे हैं विपक्षी दल के। सत्ताधारी दल के लिए मुश्किल ये हो गई है कि उनके 10 साल के काम पर वोट डालने की बजाय उनके पास मुद्दे नहीं बचे। दूसरी गलती सत्ताधारी दल से ये हुई कि उन्होंने 400 पार का जो नारा दिया, ओवर कॉन्फिडेंस के लिए दिया कि हम मनोवैज्ञानिक लड़ाई जीत लें। आपके वीडियो में देखते हैं कि आप हमेशा बेरोजगारी, महंगाई और तमाम कहते हैं कि अगर फिर से रोजगार पाना है या युवाओं की ज़िंदगी बचानी है तो हमें बीजेपी को हटा के और इंडिया गठबंधन लाना चाहिए। तो एक युवाओं के दिल में आपका एक छवि अलग ही आ रहा है, क्रांतिकारी जो प्रोफेसर के रूप में, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग की कोशिश यही थी हमेशा कि शिक्षा इसी आजमगढ़ की ज़मीन पर जहाँ हम लोग बैठे हैं यहीं से पढ़े लिखे, और हमें ये समझ में आता है कि अगर शिक्षा न होती, हमें बाहर जाके पढ़ने का मौका न मिल पाता, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में न जा पाता, वहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी PhD करने न जा पाता, फिर 14 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का मौका मिला। और तो जो आज हम जो कुछ भी हैं वो शिक्षा की बदौलत हैं, एजुकेशन की बदौलत हैं। इसलिए एजुकेशन की अहमियत हमको पता है। ये आजमगढ़ का इलाका है, यहीं आसपास कभी बचपन में गाय भैंस चरा रहे थे, तो कभी बचपन में खेल रहे हैं, तो बहुत सामान्य पृष्ठभूमि है। सब गरीब किसान मजदूर के बच्चे, सब लोग, यहाँ से कोई निकल करके कहाँ जाएगा ये कोई हमारे एजेंडे में नहीं था। लेकिन उस शिक्षा ने हमें बनाया, और शिक्षा की अहमियत हमें पता है, इसलिए हम बार बार शिक्षा की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश के हर नागरिक के हाथ में कलम हो, और बीजेपी का विरोध हम इसलिए करते हैं क्योंकि बीजेपी कलम बांटने का काम नहीं करती,
वो हिंसक बातें करती है, तोड़ने की बात करती है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, जब हम जाति की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई किसी का हिस्सा कोई ज़्यादा ले रहा हो, किसी के पास कुछ भी ना हो, तो एक इक्वलिटी आए। जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो सोशलिज्म की थ्योरी है कि कोई देश तब तक अच्छा और महान नहीं बनेगा जब तक आप धीरे धीरे बराबरी नहीं लाएंगे। गरीब को और गरीब रखें, अमीर को और अमीर कराते जाएं तो देश नहीं बनेगा। बीजेपी ये चाहती है कि थोड़े से मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पैसा, संसाधन, सम्मान सब कुछ रहे और बाकी लोग प्रजा की तरह रहें। एक तो ये वजह है बीजेपी से विरोध करने का। और शिक्षा को वो बेच रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ये काम पहले कांग्रेस ने नहीं किया है, किसी और ने, लेकिन जो काम उन्होंने 70 साल में किया होगा वो इन्होंने 7 साल में कर दिया। जैसे एक उदाहरण हम लोग देते हैं कि 70 साल में पेट्रोल का दाम 70 रुपया पहुँचा था और 10 साल में 30 रुपये बढ़ गया। तो ये एक फ़र्क है। वो नहीं चाहते कि शिक्षा सबको मिले, क्योंकि शिक्षा मिलेगी तो लोग सवाल पूछेंगे, जागरूक होंगे, मूर्ख नहीं बनेंगे। किसी गैर जरूरी मुद्दे पर भटकाना उनके लिए आसान नहीं होगा। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह रोज़गार की है। अगर हम हर हाथ को काम देंगे, आप लगे कि मान लीजिए मैं पीएचडी किया हूँ और आप देश का प्रधानमंत्री कहे कि पकौड़ा बेचना भी रोज़गार है, तो वो पीएचडी वाले के लिए रोज़गार नहीं हो सकता। वो पकौड़ा वाले के लिए रोज़गार है जो 2014 के पहले भी पकौड़ा बेचता था। इस तरह का पूरा सिनेरियो है। तो रोजगार की स्थिति ये हुई कि अगर इसी गांव का आप उदाहरण देख लीजिए, बचपन में हम लोग देखते थे कि 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग मेरे अपने गांव में सरकारी नौकरी वाले थे। आज आप पूरा गांव घूम लीजिए, एक आध दो कोई नया जिसको नौकरी मिली होगी, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। प्राइवेट में आजमगढ़ जैसे ज़िले के लिए प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब नहीं है, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। ये जो इंडस्ट्री बनी भी है, जैसे सटियाओं चीनी मिल हो या दुग्ध वाला फॉर्म हो या पीजीआई हो, ये सपा की सरकार में हुआ, इंडिया गठबंधन के लोगों ने किया। हमारा सवाल इसलिए रोजगार का होता है कि अगर इस पूरे गांव में लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो ये वही गांव है जहां अब लोग गरीबी में धीरे धीरे अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं। शहर के करीब का गाँव है, कुछ दिन बाद इन्हीं की ज़मीनों पर शॉपिंग मॉल खुलेंगे जिसमें ये चपरासी का काम करेंगे जो कल तक मालिक थे ज़मीन के। और इसका उदाहरण मैं देता हूँ कि दिल्ली के चारों तरफ एनसीआर जो डेवलप हुआ, एक ज़माने में ज़मीनें जब बिकी तो वहाँ करोड़पति हो गए। आज वहीं पर मल्टीप्लेक्स बने हुए हैं और उसमें जो बॉक्सर और गार्ड बने हैं वो ज़मीन के मालिक हैं। इसलिए हमारी चिंता केवल शिक्षा और रोज़गार की होती है। और इसलिए हम नौजवानों की बात करते हैं कि यार मोदी जी ने कहा 2 करोड़ रोज़गार देंगे। आज 10 साल बाद उन्हें हिसाब देना चाहिए था। हिसाब पर चुनाव न होकर के हिंदू मुस्लिम हो रहा है कि भाई ये वाले इंडिया गठबंधन वाले आ जाएंगे तो मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। अब आप वहाँ से होते हुए कल मोदी जी बोलते थे 2019 में कि देश खतरे में है, अब कहते हैं कि आपकी भैंस खतरे में है, भैंस खोल ले जाएंगे। अब ये बताइए प्रधानमंत्री के लिए अब भैंस कोई खोल ले जाएगा, ये मुद्दा देश के प्रधानमंत्री का है। ये तो निरहुआ बोलता तो थोड़ा लगता कि अच्छा। उनका ये कहना है कि हमें अपना काम गिराने की क्या जरूरत है, 10 साल से तो जनता देख रही है हमारा काम। हम तो सिर्फ जनता को आगाह करना चाहते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन आती है तो हम आपके जो विरासत कर है कर लगा देंगे, आपका धन जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के पहले भी छीन रहे हैं, बाद में भी छीनेंगे। तो ऐसे मोदी जी का बयान है, इस पर क्या? मुझे लग रहा है कि जब कोई 10 साल काम किया होता तो डरता नहीं कि फलाने आ जाएंगे तो भैंस खोल ले जाएंगे। आपको ये कॉन्फिडेंस होता है कि 10 साल में आपने इतना काम किया है तो फलाने नहीं आ रहे, इंडिया गठबंधन वाले नहीं आ रहे। ये वाक्य जो प्रधानमंत्री ने बोला कि अगर कांग्रेस और सपा वाले आ गए तो राम मंदिर पर बुलडोजर चल जाएगा, ताला बंद हो जाएगा, रामलला फिर टेंट में चले जाएंगे। इसका क्या वजह है? इसका कारण बता दें। इससे तो ये दिखता है कि आप हट रहे हैं सरकार से और कांग्रेस और सपा वाले आ रहे हैं। तब ना आप जनता को ये करें कि नहीं उनको वोट मत दे देना। आप कॉन्फिडेंट रहते कि 10 साल में जो आपने किया है वो हमारे चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त है। असल में उन्होंने जो किया वो कुछ किया ही नहीं। अच्छा किया क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड में कुल लगभग 16,000 करोड़ रुपए का, उसमें से लगभग 10,000 करोड़ रुपए केवल बीजेपी को मिला। लूट है वो। तारीख बता रहे हैं 2019 से लेकर के 2023 तक। अब क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इनके घर ईडी गई, कुछ दिन बाद बीजेपी को चंदा मिला इलेक्टोरल बॉन्ड से, इनके यहाँ से चंदा मिला, कुछ दिन बाद इनको धंधा मिला। ये तो लूट है। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, ये चोरी पकड़ में आ गई। उद्योगपतियों का लगभग पहले कल तक आंकड़ा ये था कि 16 लाख करोड़ रुपए माफ़ किया। अब ये आंकड़ा आ रहा है नया पब्लिक डोमेन में कि 25 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ़ कर दिए।
और कहा था किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। 2014 में जो कर्जा किसानों पर 46 रुपये था, आज किसानों का कर्जा 74 रुपये है। तो आमदनी दुगनी करनी थी किसानों की, कर्जा दुगना हो गया। मोदी जी इस पर क्यों नहीं जवाब देते? मोदी जी ने कहा कि 10 साल में 20 करोड़ रोजगार देंगे। रोजगार कहाँ दिया मोदी जी? इसका जवाब हिसाब का एक भी रैली का भाषण मोदी जी का उठाकर बता दीजिए। डे 1 से डे 6 फेज आ गया। क्यों? आप आपने काम किया तो एक बार बता तो देते। अच्छा, आप भाषण जब देने जाते हैं, चुनाव में वोट मांगने जाते हैं, तो वोट मांगने में जाएंगे तो बताएंगे ना कि आपने मौका दिया तो हमने ये किया। ये कौन सी बात है कि जनता सब जानती है? तो हम भी कह रहे हैं हाँ, जनता सब जानती है। विधान बदलने की बात करें, तमाम इंडिया गठबंधन के जब भी मतलब चुनाव प्रचार होता है तो मुद्दा यही रहता है कि अगर बीजेपी को हटाओ, नहीं तो संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में। लेकिन अमित शाह अपने एक बयान में बोले थे कि हमें तो 10 साल से हमें इसकी मेजोरिटी है संविधान बदलने की, लेकिन अब तो भीमराव अम्बेडकर भी जी बाबा साहेब भी आ जाएंगे तो हम संविधान नहीं बदलेंगे। ये सफाई देना है, ये बताता है कि मामला फिट सही जगह लगा है। कल तक क्या होता था? पिछले 10 साल की पॉलिटिक्स ये थी कि एजेंडा मोदी जी सेट करते थे, बीजेपी सेट करती थी, विपक्ष उसके एजेंडे पर खेलता था कि मोदी जी ने ये कह दिया तो उसके जवाब देना है हाँ या नहीं। ये होता है पॉलिटिक्स में माइंड गेम। पहला चुनाव ऐसा है जिसमें एजेंडा विपक्ष सेट कर रहा है, मोदी जी को उस पर जवाब देना पड़ रहा है। नंबर 1, इससे जो भी पॉलिटिकल साइकोलॉजी को समझता है वो ये समझ जाएगा कि इसका मतलब कि सत्ताधारी पक्ष परेशान है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि संविधान बदलने की बात की किसने? इनके अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह, इनके राजस्थान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के प्रत्याशी ज्योति मिर्धा बीजेपी, अनंत हेगड़े बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इनका इकोनॉमिक एडवाइज़र आर्थिक सलाहकार प्राइम मिनिस्टर का वो आर्टिकल लिखता है कि इस देश का संविधान बदल देना है। ये तो सारा काम बीजेपी वालों ने किया। वो कह रहे हैं कि 400 सीट इसलिए चाहिए ताकि संविधान बदलना है। अरुण गोविल मेरठ का कैंडिडेट जो राम के अभिनय करते थे, वो कहते हैं कि संविधान बदलने के लिए चाहिए। एक कंगना रनावत स्मृति ईरानी के बाद वो ले आए हैं, वो ये बोलती हैं कि संविधान बदलना है। ये तो बीजेपी वाले कहते थे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बीजेपी के इन लोगों पर कोई कारण बताओ नोटिस या कोई खंडन किया कि हमारे नेता गलत कह रहे हैं? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि इसका मतलब ये होता है कि आप बाकी नेताओं को बोल देते हैं कि ये भी बात जनता में जाती रहे, और हम आगे कहेंगे बाबा साहब भी आ जाएं, संविधान नहीं बदल। बाबा साहब क्यों बदलेंगे? बाबा साहब ने तो ऐसा संविधान दिया। अब आप संविधान कैसे बदल रहे हैं? आप क्या करते हैं कि पूरी नौकरी को आउटसोर्स कर रहे हैं, ठेके पर कर रहे हैं। ठेके पर कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। दूसरा ये कि कोई सोशल सिक्योरिटी और सोशल वेलफेयर इनके पास रहेगा ही नहीं, तो नौकरी ख़त्म। संविधान अधिकार क्या देता है? बोलने की आज़ादी के नाम पर आपने पूरी CRPC बदल दी। और कब बदली? जब आपने 150 सांसदों को निष्कासित कर दिया। ये जो सांसदों को निकाला, ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू थी? किसान आंदोलन में सांसद वहाँ काम कर रहे थे तो उनको विरोध करने का कोई विरोध करने की जगह बची नहीं है। लेकिन ये भी तो हमारे संसद के खिलाफ है कि आप उसमें पार्लियामेंट में जाके विरोध कर रहे हैं। ये संसद बनी ही विरोध के लिए है। बीजेपी जब विपक्ष में थी तो लोग भूल जाते हैं, बीजेपी ने 3 बार का पूरा सदन चलने ही नहीं दिया। लेकिन बीजेपी के लोग झूठ बहुत करीने से बोलते हैं और लूट की सरकार है। इसलिए हम कह रहे हैं कि संविधान बदलने की बात बीजेपी वाले कर रहे हैं। संविधान बदलने का काम बीजेपी वाले कर चुके हैं, इसलिए संविधान बदलने की बात जनता अपने आप समझ गई। तो जनता ये कह रही है। अब जैसे एग्जाम्पल दें कि जब सदन चलता है तो सदन में CRPC जो लाई गई वो ऐसे चेंज कर दी गई है कि कोई भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको आप जेल में डाल सकते हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है किसी भी चीज़ का, लेकिन मैं सरकार की अगर आलोचना करूँ तो मुझे जेल में डाला जा सकता है। आज बीजेपी की सांस फूली हुई है कि इसी यूपी में कोई एक सीट ऐसी बता दीजिए, जो बहुत बड़े नेता हैं उनकी सीटों को अगर छोड़ दें, कोई एक सीट ऐसी है जिसमें बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि वो जीत रही है। बीजेपी मुश्किल में 400 नारा दे, 400 नारा तो कोई भी देगा। नारा इसलिए अखिलेश यादव देते हैं कि 80 के 80 जीत रहे हैं, 79 क्योटो में लड़ाई बाकी है। लीडर यही भाषा बोलता है। लीडर ये नहीं कहेगा कि हम नहीं जीत रहे हैं या प्लीज हमको जिता दीजिए। जो बड़ा लीडर है वो माइंड गेम खेलता है कि हम तो 400 पार आ रहे हैं, लेकिन अंदर की हकीकत ये पता है। फर्स्ट फेज से स्लोगन बदल गया। अगर 400 पार आ रहे थे तो दूसरे चरण से वो नारा क्यों नहीं दे रहे हैं? न मोदी जी बोल रहे हैं, न अमित शाह बोल रहे हैं। अब वो 400 पार का नारा ही नहीं कोई दे रहा है।
अगर आ रहे हैं तो फिर बंद क्यों कर दिए? क्योंकि जनता समझ गई कि 400 इसलिए क्योंकि संविधान बदलना है। फिर हिंदू मुसलमान, राम मंदिर पर बुलडोजर चला, अरे ये सब करने की जरूरत नहीं थी। प्रधानमंत्री जी, आपका कद बड़ा होता है, बहुत सारे देश के प्रधानमंत्री आए और चले गए, किसी का स्तर इतना गिरा नहीं था, कोई इतना बड़ा झूठ बोलने वाला नहीं था। हम लोगों का इसलिए फ़र्ज बनता है कि जब झूठ का बोलबाला हो तो आपने शिक्षा पाई है, आप प्रोफेसर रहे हैं, तो आपकी रीढ़ इतनी मजबूत होनी चाहिए कि सच के साथ खड़े हों। तो इसलिए डेमोक्रेसी में ये हमारी जिम्मेदारी है और जनता उस सच के साथ खड़ी है। जेपी आंदोलन के समय एक नारा लगा करता था कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। जनता बागी हो गई है, इसलिए पूरा चुनाव अब जनता लड़ रही है। अगर बेईमानी न हुई, जिसके लिए बीजेपी में महारत हासिल है, मैं पश्चिमी यूपी में था तो वहाँ पता चला कि जितने प्रधान हैं उन सब के घर पुलिस 2 राउंड जा चुकी है और कोई न कोई नोटिस दे चुकी है, अगर चुनाव में प्रचार किया तो हम तुम्हें जो है देख लेंगे। फर्रुखाबाद में एक वीडियो आती है कि एक लड़का जो बहुत कम उम्र का है, बीजेपी को 8 बार वोट खड़े खड़े एक बार में डाल रहा है। 8 वोट खड़े खड़े। क्या ये बूथ कैप्चरिंग नहीं है? क्या कल तक ये सपा और इन पे आरोप लगाते थे, आरजेडी पर आरोप लगाते थे कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है? ये तो बीजेपी कर रही है। ये चुनाव आयोग आजकल चुप बैठा है। कहीं आपने देखा चुनाव आयोग ने एक कार्रवाई की? प्रधानमंत्री ने देश के बोला हिंदू मुसलमान, चुनाव आयोग ने नोटिस दिया जेपी नड्डा को। अब आप कल्पना करिए, इसका मतलब ये है कि पूरे संस्थान बीजेपी की गिरफ्त में है, पैसा बीजेपी के पास अपरंपार है और पैसे से चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि पैसा ज़मीन पर भारी हमेशा नहीं होता, तो चुनाव बदल चुका है और मुझे उम्मीद है कि अगर बेईमानी न हुई तो 4 जून को पूरे देश के सामने रिजल्ट कुछ और होगा। और अगर आप सब कुछ ये अपने हाथ में ले लेंगे कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद भारत में पहली बार 10 दिन ले रहा है फाइनल डेटा रिलीज करने के लिए, कि डेटा टैली में 6% वोट बढ़ गया। 6% वोट का मतलब समझती हैं? 6% वोट में तो कम से कम 100 सीटों का ऊपर नीचे हो गया। लेकिन आप जनता की बात कर रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि पहले चरण से लेके 5वें चरण तक वोट परसेंटेज कम पड़े, तो मतलब आखिर किसके जो वोटर हैं वो घर बैठ रहे हैं, इंडिया की एनडीए? ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि किसके वोटर वो हैं। मेरा मानना ये है कि वो दोनों तरह के वोटर हैं, लेकिन ज़्यादा नुकसान बीजेपी का। आप पिछले 30 साल की इंडियन पॉलिटिक्स को अगर एनालाइज करें तो आप ये पाएंगी कि जब सत्ता बदलनी हुई या जो सत्ता का बदलने का अप्रत्याशित रिजल्ट आया, वो खामोश इलेक्शन में आया। 2004 का चुनाव मुझे याद आता है, शाइनिंग इंडिया, और बहुत तरह की लहर थी। लगता था अटल और अडवाणी, सबको देखा बारी बारी, अब की बारी अटल बिहारी, नारे लगा करते थे, शाइनिंग इंडिया के नारे थे। और ये लगता था कि अडवाणी और अटल के सामने बचा कौन है। और वो प्राइम मिनिस्टर थे 99 से लेकर के 2004 तक। कारगिल वॉर हो चुका था, परमाणु परीक्षण हो चुका था, लगता था कि राष्ट्रवाद एकदम उफान पर है। और अटल बिहारी बुरी तरह हार गए और कांग्रेस सरकार में आ गई। 10 साल जो बीच में चुनाव हुआ, बहुत वोकल चुनाव हुआ। परसेंटेज में 2-4-5% ऊपर नीचे आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, हाँ, लेकिन परसेंटेज पिछली बार की तुलना में कम है। कम होने का मतलब ये है कि जो बीजेपी के लिए 2 बार वोकल था कोई व्यक्ति, गांव-गांव में चौराहे पर लड़ जाते थे, अरे मोदी के खिलाफ कैसे बोल दोगे, आज वो चुपचाप अपना उठ के चले जाते हैं कि यार कितना लड़ें, किसके लिए लड़ें। ये जो बदलाव आया है, इस बदलाव का असर मुझे दिख रहा है। बीजेपी का वोटर अब वोकल नहीं है, पैन इंडिया कोई इशू नहीं है, मोदी के चेहरे की चमक फीकी पड़ गई है। युवा पूछ रहा है 22 साल में हम रिटायर होकर अग्निवीर से घर आएंगे और 74 साल में आपको एक मौका और चाहिए। तो ये जो अग्निवीर, पेपर लीक, सांड की समस्या, पूरा किसान परेशान है। डीएपी का रेट बढ़ गया, खाद में 10 किलो कम हो गया, रेट वही हो गया। तो किसान अलग परेशान, नौजवान अलग परेशान, उसके बाद फिर नौकरी पेशा लोग अलग परेशान। ओल्ड पेंशन स्कीम वाले ऐसे ही बैठे हुए हैं कि अटल बिहारी सरकार आई, पेंशन छीन ली, ये हैं तो नौकरी छीन रहे हैं। इस तरह की इशू बेस्ड ये इलेक्शन हो गया है। मेरा मानना ये है कि 4 जून को फिर हम इस पे देखेंगे कि कौन पार्टी जीतती है, हारती है। अभी की तारीख में मैं देख रहा हूँ कि जनता जीत रही है और जनता के मुद्दे केंद्र में है। विपक्षी दल इंडिया गठबंधन और खासकर यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने जनता के मुद्दे पकड़ लिए और वो मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए कोई राहुल गांधी का भाषण उठाइए, अखिलेश यादव का भाषण उठाइए, उसमें बार बार वो कहेंगे अग्निवीर खत्म करेंगे, पेपर लीक रोकेंगे, ये जो है यूरिया कम हो रही है इसको हम वो करेंगे, 5 किलो अनाज दे रहे थे हम 10 किलो देंगे। आप बताइए,
तो ये मुद्दा तो मैं आजमगढ़ में भी मैं बात की हूँ, पब्लिक रिव्यू की हूँ, तो उनके जनता का साफ तौर पे कहना है कि हमें अग्निवीर ख़त्म करना है, जो भी हमारे सुविधाएं वो नहीं मिल रही है, सड़क नहीं लेकिन निरहुआ साहब तो कह रहे हैं कि हम तो सड़क दिए हैं, यहाँ पे हवाई अड्डा दे दिए, ट्रेन दे दिए, कि जो लखनऊ हम लोग 7 घंटे में 8 घंटे में जाते थे 4 घंटे में जा रहे हैं। तो मतलब मुद्दा तो आजमगढ़ का यही है। और कहा जाता है कि आजमगढ़ कहीं ना कहीं जातीय समीकरण, जैसे कि एमआई मुस्लिम और यादव वोटर्स हैं, तो इस बार जो बसपा है वो मुस्लिम वोटर, तो क्या खेल तो नहीं हो जाएगा इस नहीं, बार? बसपा मुस्लिम वोट तब पाया करती थी जब जो है वो फाइट में रहती थी। आकाश आनंद फाइट में आ रहे थे और आकाश आनंद को जाने की इस वजह से रोक दिया गया। अभी बसपा के लोग जवाब देंगे। बसपा के लोग एक बात समझ गए हैं। आप पूरे दुनिया की किसी पॉलिटिकल पार्टी की रैली में कभी आप देखिएगा, कोई एक पार्टी है जिसकी रैलियों में संविधान बिकता है और लोग सीने से लगा के ले जाते हैं, वो बसपा है। तो बसपा का वोटर जान रहा है कि संविधान बचाने वाला चुनाव है। इस बार बसपा का एक बहुत बड़ा वोटर इंडिया गठबंधन और सपा को वोट दे रहा है। क्यों? इसलिए नहीं कि वो बहुत कोई दूसरी वजह से दे रहा है, वो केवल संविधान बचाने के लिए वोट दे रहा है। तो वो खुद डिवाइड हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2 कि अब निरहुआ जी के लिए कहा गया कि उन्होंने 2 ही साल में इतना कुछ कर दिया। पता नहीं, मतलब मैं आजमगढ़ में हूँ, मुझे उस तरह से तो कुछ दिखता नहीं। जिस एयरपोर्ट को वो कह रहे हैं वो मुलायम सिंह यादव ने दिया, कमिश्नरी मुलायम सिंह यादव ने दिया। वो अपने हेलीकॉप्टर में बिठाकर कमिश्नर को ले आए थे कि यहाँ से आज कमिश्नरी हो गई। पीजीआई यही है, मुलायम सिंह यादव ने दिया। ये सठियाओं चीनी मिल है, इसको बनाया पीपीपी मॉडल पर, और यहाँ 3 बड़े उद्योग लगे हुए हैं ये यहाँ पर, और ये तीनों सपा के सरकार में हुए। इतने काम है। ये तो थोड़ा सा क्या होता है ना कि जो बीजेपी में जाता है वो मोदी जी को फॉलो करता है। 2014 के पहले देश में सूरज भी नहीं उगा करता था। मोदी जी आए तो सूरज समय पर उगने लगा, हवाएं चलने लगी, सब लोग के पास कपड़े मिल गए, खाने को मिल गया। ये एक नैरेटिव है बीजेपी का। निरहुआ जी थोड़े बड़बोले हैं। अब उन पे और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। बीजेपी ने उनका इस्तेमाल किया। बीजेपी ने उनका इस्तेमाल किया। पहले उन्हें अखिलेश यादव के खिलाफ लड़ा दिया कि अखिलेश यादव को हम दिखाएं कि आपकी लड़ाई किससे है, इनसे है। अब उसके बाद फिर उन्होंने एक्सीडेंटल जीत थी, जो निश्चित रूप से वो जीते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मैं पूरे सदन की प्रोसीडिंग में से देखा कि उन्होंने सदन में कब क्या बोला कि आजमगढ़ के लिए कोई एक बात बोली। तो एक मुद्दा उन्होंने आजमगढ़ का उठाया था, कोई धाम है उधर, उसको थोड़ा मॉडर्नाइज कर लिया जाए। वहाँ थोड़ा एक मुद्दा वो उठाया, एक मुद्दा कहा अहिर रेजिमेंट बनाएंगे। क्या मोदी जी से इसकी बात हुई कि अहिर रेजिमेंट बनाएंगे? 69,000 शिक्षक भर्ती के घोटाले के लोग, आरक्षण खत्म हो गया, उसको बचाने के लिए लड़ते रहे। निरहुआ जी कभी नहीं बोले। सवाल अब निरहुआ जी का रहा ही नहीं। ये एक अच्छे व्यक्ति हैं, हमें लड़ाई किसी व्यक्ति से लड़नी ही नहीं। हम ये कह रहे हैं कि जनता तय करेगी कि आप अगर बेहतर हैं तो आपको वोट मिलेगा, लेकिन जनता तो दिख रही है कि आप तो कहीं है ही नहीं फाइट में। आखिरी बात, समीकरण अगर देखा जाए तो इस देश में सबसे बढ़िया से समीकरण देख करके गुजरात से बनारस चुनाव लड़ने आने वाले नरेंद्र मोदी जी थे। क्यों बनारस गए? कहीं और चले जाते, आजमगढ़ आ जाते। सब हर नेता समीकरण देखता है। राजनाथ सिंह क्यों लखनऊ से ही लड़ेंगे? स्मृति ईरानी एक प्रयोग किया गया था अमेठी में, और अगर आप अमेठी कवर करें तो जाएंगे तो पता चलेगा अमेठी को किस तरह से कैप्चर किया गया था। हर नेता, गुजरात के गांधीनगर हो, अहमदाबाद हो, आडवाणी जी वहीं से लड़ेंगे, अमित शाह वहीं से लड़ेंगे, सीट बदल देते हैं। अब राहुल गांधी अगर रायबरेली से लड़ रहे हैं तो मोदी जी कहते हैं कि मैं भी रायबरेली से लड़ूंगा। ऐसा होता नहीं। हर व्यक्ति अपना समीकरण देखता है। सबको पता है कि आजमगढ़ से एक यादव को कैंडिडेट बनाना पड़ेगा, और उसके लिए पहले कुछ और होता था, अब ये हो रहा है। राजनीति में व्यवहारिक सच्चाइयाँ कुछ और होती हैं, भाषण वाली कुछ और होती हैं। इसलिए आज जहाँ पर हैं वो उसी चीज़ों की और बड़े बूढ़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से हैं। सरकार को ये मंजूर नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने प्रोफेसर की नौकरी भी छीन ली हमसे 14 साल पढ़ाने के बाद। तो अब मेरे मिजाज में ये है कि सच के साथ देने के लिए, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। और एक शेर बड़ा मुझे पसंद आता है, मैं बार बार वो कहता हूँ कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। तो बस वही बोलना है, सच बोलना है, और जो गलत है उसको गलत बोलना है।